हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्व आगमन का भाग दूसरा। आप दोनों की इच्छा शक्ति के बिना यह संभव ना हो पाता। आपकी इच्छा शक्ति ग्रहणों की परछाई के ग्रहण को उसे आपकी शक्तियों का पूर्ण प्रयोग करने से रोक रही थी, वरना मेरे लिए आप दोनों का मुकाबला कर पाना संभव ना होता। अब आगे का क्या प्लान है। ग्रहणों अशक्त है और आकाश गंगाओं के खलीफा फिलहाल बेहोश। मौके का फ़ायदा उठाकर फ़ौरन पृथ्वी पहुंचना चाहिए, लेकिन उससे पहले इनका कुछ परमानेंट इंतजाम करना होगा। वह मैं किए देता हूँ। ये रेड स्टार शेफ्ट्स है, वैसे ही जैसे चेतक की पीठ पर हैं। ये शेफ्ट में खलीफाओं के स्पेस यान के चारों ओर स्थापित कर रहा हूँ। ये चारों रेड स्टार एनर्जी प्रक्षेपित कर इस स्पेस यान को रेड स्टार एनर्जी के कवच में कैद कर देंगे। खलीफाओं और ग्रहणों के शरीर इस एनर्जी डोम में कैद होकर रह जाएंगे। भाई, ये चांदनी चौक के छोले कुचले वाले नहीं आकाश गंगाओं के खलीफा हैं। ये एनर्जी डोम से निकलने का कोई न कोई नुस्खा निकाल देंगे। रेड स्टार एनर्जी की सिर्फ एक काट है, मंगल ग्रह की ग्रीन एनर्जी, जो कि किसी भी खलीफा के पास नहीं है। एक बार हम धरती के उस खतरे से निपट लें जिसकी बात ये खलीफा कर रहे थे, उसके बाद हम वापस आकर इन्हें आज़ाद कर देंगे। प्लान तो अच्छा है प्यारे। मैं इनके थोबड़े के एक्सप्रेशन देख के को बेताब हूँ जब हम धरती को सुरक्षित बचाकर लौटेंगे। इन दोनों ने तो मुश्किलें बढ़ा दी। मैं रेड स्टार एनर्जी को भेद नहीं सकता, और इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसा कोई नहीं मिलने वाला जो मेरी परछाई को स्वेच्छा से ग्रहण करे। ग्रहणों की चेतना का वह अंतिम बचा हिस्सा, उसकी परछाई इस बात से अनभिज्ञ थी कि उसके पास ही ऐसी महाशक्तियाँ उपस्थित थी जो उसके मंसूबे साकार कर सकती थी। अरे, वातावरण में कैसी ऊर्जा फैल रही है। यह तो फोबोस और मोबोस की सम्मिलित शक्ति ऊर्जा है। असंभव। फोबोस और मोबोस शक्तियाँ शरीर यानी युगों के तप के बाद यह अनंत शरीर धारण करने में सफल हो गए, और मेरी वर्षों की प्रतीक्षा सफल हो गई। चंद्रमा की धरती पर मैं युगों से इसलिए विद्यमान हूँ ताकि इन दोनों उपग्रहों की महाशक्तिशाली ऊर्जा शक्ति हथिया सकूँ, पर आज तक मैं ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि मेरी शक्तियों को अधीन बनाने के लिए शरीर चाहिए, और फोबोस मोबोस अशरीर थे। अब जबकि यह शरीर प्राप्त कर चुके हैं तो मैं इनके शरीरों पर ग्रहण लगा सकता हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया, मेरी परछाई इतनी शक्तिशाली नहीं है कि किसी की इच्छा के विरुद्ध उस पर ग्रहण लगा सके। एक क्षण। यह ऊर्जा, फोबोस मोबोस की सम्मिलित ऊर्जा जो इनके लड़ने से वातावरण में फैल रही है, मेरी परछाई को पोषित कर रही, प्रबल बना रही है। पर ये लड़ किससे रहे हैं? ये दोनों तो एक दूसरे से ही लड़ने के लिए बने। यह तो भेड़िया है। यह यकीनन भेड़िया ही है, पर इसका यह रूप कैसे हो गया? समझा, यकीनन फोबोस मोबोस की ऊर्जा ने इसके पशु रूप और मानव रूप को अलग कर दिया है। भेड़िया और अश्वराज भी तब तक संभल चुके थे। बहुत उत्पात कर लिया इस कमबख्त पशु बुद्धि को भी ने। अब इसे रोकना ही पड़ेगा। क्या हुआ अश्वराज, तुम ठीक तो हो? मेरी इच्छाधारी शक्ति अनियंत्रित हो रही है। शरीर में जबरदस्त खिंचाव हो रहा है। उफ, मैं यह दबाव और सहन नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि मेरा जिस्म, मेरा वजूद दो फाड़ हो रहा है। पलक झपकते ही यशोराज से पृथक हो गए उसके पशु व मानव रूप, और पृथक होते ही मानव रूप ने कोबी पर धावा बोल दिया। अबे अबे, कौन है तू बे? तू तो वही चिकना लोंडा है जिसने घोड़ा चिपका रखा था। मुझे क्यों उठा रहा है? सर पर बिठाएगा क्या? बहुत बड़बड़ कर रहा था ना तू। संसार के शहंशाह सम्राट को भी, ताकत के देवता को भी, को ब्रह्मांड के सर्वशक्तिशाली मानव अलार का तोहफा कबूल हो। तूने मुझे उड़ाया है, भगवान तुझे उड़ाएगा चमन के घोड़े। मुझे गाड़ने के लिए तुझे गदा की जरूरत पड़ी थी ना। देख अलार, तुझे अपने खाली हाथों से ही मूली की तरफ बो देगा। हे भेड़िया देवता, यह क्या हो रहा है? स्वराज के भी पशु रूप और मानव रूप विभक्त हो गए। मैं भी उतना ही आश्चर्यचकित हूँ भेड़िया जितना कि तुम। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। फोबोस और मोबोस की शक्ति के कारण तुम्हारे सौम्य मानव रूप और रौद्र पशु रूप अलग हो गए। अब मैं देखूंगा कि तू लीद करता है या पोटी। एक क्षण, कुछ गड़बड़ है।
तुम मुझे कहीं से हिंसक नहीं लग रहे, जबकि तुम्हारा मानव रूप तो कोबी का जुड़वा भाई लग रहा है। यानी तुम्हारा पशु रूप सौम्य और मानव रूप उग्र है। अश्व स्वभाव से सौम्य पशु होता है, इसलिए मुझसे पृथक हुआ मानव रूप मेरे अस्तित्व की समस्त उग्रता व आक्रोश से परिपूर्ण है। यानी तुम्हारे माता पिता में से भी कोई एक पशु और दूसरा मानव था। मैं नहीं जानता अपने माता पिता से, अपने अस्तित्व से अनभिज्ञ हूँ मैं। अब हम क्या करें? स्पर्धा तो अधर में लटक गई। फोबोस और मोबोस भी असमंजस में है। कोई और भी था जो इस पूरे प्रकरण से असमंजस में था। फिलहाल जिसकी उपस्थिति वहाँ उपस्थित प्रत्येक किरदार से छुपी हुई थी। यह क्या हो रहा है? फोबोस और मोबोस का टकराव रुकते ही उनकी शक्ति ऊर्जा का क्षरण भी रुक गया। अभी मेरी परछाई इतनी शक्तिशाली नहीं हुई है कि किसी पर ग्रहण लगा सके। अश्वमानव से पृथक हुआ यह मानव योद्धा भी महाबलशाली है। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसकी तीव्र दैवीय ऊर्जा भाप सकता हूँ मैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर दृष्टि रखने के सिवाय कुछ और करना मेरे वश में नहीं है। बड़ा आया था सम्राट को भी। मैं हूँ सम्राटों का सम्राट, धरित्री घुड़सैर अलार। यह क्या? उफ, कमबख्त की धूम उखाड़ देनी चाहिए थी। रुक जा कोबी, बंद कर ये व्यर्थ की मार धाड़। आख थू, बड़ा बुरा स्वाद है इस चांद की मिट्टी का। और तू भी इस चमन के घोड़े के साथ मिला हुआ है भेड़िया। बहुत चलती है तेरी धूम। इसे उखाड़ कर तेरे कान में डालूंगा और दूसरे से निकालूंगा। बकवास बंद करो तुम दोनों। शांत हो जाओ सभी। हमें शांति से इस समस्या का समाधान निकालना होगा। तेरी शांति की तो ऐसी की तैसी। शांति की भाषा शायद तुम्हारी समझ में नहीं आती। इंसान का शरीर जरूर मिल गया है तुझे, पर दिमाग से तो तू पशी बुद्धि है। मेरी बुद्धि नहीं, मेरे बल का आंकलन कर जो तुझे किसी पशु की भांति पीटने वाला है। स्थिति संतुलन के दायरे से बहुत बाहर जा चुकी थी। सभी हतप्रभ थे, सभी अवाक थे। किसी को समस्या से कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। पर समय प्रतिपालक के अधरों पर खोलती अर्थपूर्ण मुस्कान बता रही थी कि सब कुछ उसकी योजना के अनुरूप चल रहा है। युगम धरित्री अस्यः। अब इस कोलाहल में हस्तक्षेप करने का समय आ गया है। अवधि आदेश करें युग श्रेष्ठ। इस स्पर्धा को पुनः सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए आपको एक बार फिर स्पर्धा स्थल पर जाना होगा, परंतु आप अकेली नहीं जाएगी। आपके साथ होगी कालमूर्ति अस्तवा। कालमूर्ति अस्तवा ही अब इस राह भटक चूँकि स्पर्धा और प्रतिभागियों को सही राह पर ला सकते हैं। जो आज्ञा युग श्रेष्ठ। चंद्रमा की धरती कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुकी थी, किंतु इससे पहले कि चंद्रमा की धरती किसी भी योद्धा के रक्त से रंजित होती, अवधि और अस्तवा ने वहां आकर उस अर्थहीन युद्ध पर विराम लगाया। बस, बहुत हो गया यह खेल। अब समय आ गया है कि आप सभी को अनुशासित किया जाए। मेरी ये जड़वत किरणें आप सभी को जड़वत कर देगी, ताकि आप सभी बिना किसी व्यवधान के ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुन सकें। यह है कालमूर्ति अस्तवा। अब इस स्पर्धा का संचालन अस्तवा करेंगे। फोबोस और मोबोस की शक्तियों के प्रभाव से आप दोनों महारथियों के उग्र व सौम्य रूप दो अलग अलग व्यक्तित्वों में विभाजित हो गए हैं। इन्हें पुनः एक करने और इस स्पर्धा को समाप्त करने का एक ही मार्ग है, अस्तित्व की खोज। किसी भी प्राणी के भीतर उग्र और सौम्य दोनों भाव होते हैं। यदि प्राणी अपने अस्तित्व से अनभिज्ञ हो तो उसके इन दोनों भावों में कतई सामंजस्य नहीं होता है। एक महानायक के लिए आवश्यक है कि अपने दोनों भावों के बीच वह उचित संतुलन और सामंजस्य बनाए, और ऐसा तभी संभव होगा जब आप अपने द्विरूप की उद्गम और उत्पत्ति से अवगत हों। उत्तम, तो अब मैं आपको जड़वत अवस्था से क्रियाशील कर सकती हूँ। हमें क्या करना होगा कालमूर्ति अस्तवा? अपने अस्तित्व की खोज करनी होगी तुम्हें, ताकि तुम दोनों अपने दोनों रूप में सामंजस्य कर सको। और यह हम कैसे करेंगे? निब्यूलार में प्रवेश करके। यह निब्यूलार क्या है? जब शून्य को चीर कर सर्वप्रथम परमेश्वर ने समय का निर्माण किया, तब ब्रह्मांड की संरचना का आरंभ हुआ। समय के निर्माण के साथ ही सृजन हुआ समय के प्रतिपालक युगम का। युगम ने समय के प्रत्येक क्षण का लेखा जोखा, प्रत्येक क्षण की स्मृति को संजोने के लिए निर्माण किया हम कालमूर्तियों का। कालमूर्तियां इस ब्रह्मांड के महाज्ञानी है। प्रत्येक काल के हर क्षण में घटित ब्रह्मांड की अनंत घटनाओं का ज्ञान कालमूर्तियों को है।
परंतु ब्रह्मांड की तरह ही ब्रह्मांड का ज्ञान भी अनंत है। प्रत्येक पल के साथ बढ़ते इस अनंत ज्ञान को काल मूर्तियाँ भी अपने भीतर संचित नहीं रख सकते। इसलिए ब्रह्मा जी ने निब्युलार का सृजन किया। निब्युलार विशुद्ध ज्ञान ऊर्जा से निर्मित एक आयाम है जहाँ ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान संरक्षित है। निब्युलार से प्रत्येक कालमूर्ति मानसिक संपर्क द्वारा जुड़ा हुआ है, जिससे कालमूर्ति जितना भी ज्ञान संचित करते हैं स्वतः ही निब्युलार में संचित हो जाता है। संसार में घटित ऐसी कोई घटना नहीं जिसका ज्ञान निब्युलार में ना हो। तो उन दोनों को इस निब्युलार में जाकर अपने अस्तित्व की तलाश करनी होगी। को भी अपने अस्तित्व से भलीभांति परिचित है। मैं किसी आयाम व्यायाम में नहीं जाने वाला। इस चमन के घोड़े को भेज दो जिसे खुद अपने माँ बाप का पता नहीं। तेरी जवान भी तेरी धूम की तरह ही लंबी है, दोनों को उखाड़ कर चोटी गूंथ दूंगा। कोबी के थूथन का बाल भी नहीं उखाड़ सकता तू। कोबी तेरे घोड़े की धूम उखाड़ कर तेरी मूछें बनाएगा चिकने। ये दोनों तो फिर शुरू हो गए। अब यह स्पर्धा आपके हवाले कालमूर्ति अस्तवा, मुझे इजाज़त दीजिए। इन दोनों पशु बुद्धियों से कुछ भी अपेक्षा करना व्यर्थ है। हमें स्वयं ही निब्युलार में जाकर अपने अस्तित्व की खोज करनी होगी। निब्युलार में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। एक बार और मुझे चिकना बोल के देख, तेरी पूँछ को तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा। चिकने चिकने चिकने, अब हाथ लगा कर दिखा मेरी पूँछ को। पर इन दोनों का क्या होगा? कहीं हमारे वापस आने तक ये दोनों एक दूसरे की जान ही ना ले लें। ऐसा नहीं होगा। हमारे वापस लौटने तक फोबोस और मोबोस इन्हें रोकेंगे। अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने भी फट्टे में टांग अड़ा दी। तुम्हारा हिसाब भी बाकी था। अलार को रोक सके ऐसी शक्ति अभी तक इस ब्रह्मांड में नहीं बनी। ग्रहणों को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी। वाह! फोबोस और मोबोस ने दोबारा अपनी शक्तियाँ शरीत करना शुरू कर दी। अब जब तक यह लोग लड़ते रहेंगे मैं निर्बाध्य रूप से इनकी शक्ति ऊर्जा को सोख सकता हूँ। भेड़िया और वल्लभ द्वारा की गई हर पल की देरी ग्रहणों को अपने मंसूबे के एक एक पायदान के निकट लाने वाली थी। यह है विशुद्ध ज्ञान ऊर्जा से निर्मित निब्युलार। अपने अस्तित्व की खोज के लिए इसमें प्रवेश करो वीरो, परंतु ध्यान रखना, निब्युलार में प्रवेश करते ही यहाँ उपस्थित अनंत ऊर्जा स्मृतियाँ जिनका अस्तित्व काल मूर्तियों ने यहाँ दर्ज किया है, जो कि ब्रह्मांड के प्रत्येक समय काल के उन असंख्य प्राणियों की है, तुम पर आक्रमण करेगी ताकि तुम अपने अस्तित्व स्मृति तक ना पहुंच पाओ। उन असंख्य स्मृतियों की फौज यदि तुम पर हावी हो गई तो तुम कभी भी निब्युलार से निकल नहीं पाओगे, बल्कि खुद भी ऊर्जा स्मृति बनकर रह जाओगे। निब्युलार वह स्थान जहाँ काल मूर्तियाँ इस ब्रह्मांड में घटित प्रत्येक घटना, जन्म प्रत्येक जीव जंतु प्राणी का विवरण यादों के रूप में संचित करते हैं। यादें जो अच्छी भी और बुरी भी। प्राणी जो अपने जीवन काल में सौम्य भी थे और ऐसे प्राणी भी जो पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने की कुवत रखते हैं। ये सभी स्मृति जीव संचित हैं निब्युलार में, जिसमें प्रवेश की अनुमति सिर्फ काल मूर्तियों को ही है। अपने अस्तित्व को तलाशने उन दोनों वीरों के निब्युलार में प्रवेश करते ही ऐसी असंख्य अतृप्त स्मृतियाँ ने उन्हें अपना निशाना बना लिया है, जो कि उनके मस्तिष्क में प्रवेश करके पुनः ब्रह्मांड में पहुंचना चाहती है। अपने स्वरूप में इन सभी स्मृति शक्तियों का मुकाबला करने में मैं खुद असमर्थ पा रहा हूँ। अपने मानव रूप के बिना मैं अधूरा हूँ। इससे पूर्व कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि मैं अपने अस्तित्व को दो हिस्सों में विभक्त महसूस करूँ। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि अश्वराज वल्लभ और अलार का सम्मिलित रूप है। अब तक अपने जीवन में सभी आपदाओं, विपत्तियों, शत्रुओं का सामना अश्वराज ने अपने संपूर्ण रूप में किया है। शुरुआत हुई कारू के खजाने की तलाश से, जब दादू बोरा ने राजकुमारी कुदुम का अपहरण कर लिया और मेरे सम्मुख कारू का खजाना उसके लिए हासिल करने की शर्त रखी, और महर्षि धूम्र मसान के 12 महापराक्रमी शिष्य मेरी राह रोके खड़े हो गए। मेरे मस्तिष्क में जैसे जैसे मेरे अस्तित्व की स्मृतियाँ उभरती जा रही हैं, मुझ पर आक्रमण करती निब्युलार की स्मृतियाँ कमज़ोर पड़ रही है। तूता बूता से लेकर अश्वखोर और अश्वबाज जैसे खलनायकों से टकराव की स्मृतियाँ सब कुछ मेरे स्मृति पटल पर साफ उभर रही है। अश्वकृति की मृत्यु से लेकर उसके कुदुमछुंबी रूप में जन्म लेने तक,
जैसे जैसे दृश्य उभर रहे, निब्युलार की आक्रमणकारी स्मृतियाँ धूमिल पड़ रही है। यानी मेरी स्मृतियाँ निब्युलार में आगे बढ़ने और यहाँ की स्मृतियों को परास्त करने की कुंजी है। परंतु यह नहीं समझ आ रहा कि इन स्मृतियों में मैं अपना अस्तित्व कहाँ और कैसे तलाशूंगा। मेरी स्मृतियों में तो ऐसी कोई भी स्मृति नहीं जो कि मेरे अज्ञात अस्तित्व से जुड़ी हुई हो। नहीं, एक स्मृति है। युगम क्षेत्र में आने से कुछ समय पूर्व की स्मृति, जब अश्व सेना की परिष्कृतों से लंबा और घमासान युद्ध चल रहा था। बर्बराक से मेरा इच्छाधारी अश्वराज रूप में आमरण ध्वंस। त्रिनाग पठार पर हमारी सेनाओं का त्रिसर्प संधि के प्रभाव में आना और मित्र गोजों का वहां मेरी सहायता हेतु पहुंचना। त्रिसर्प संधि से हमारा टकराव, जिन्होंने राजकुमारी कुदुम, गोजों की सहायिका बिजलिका और योद्धा के सहयोगी नेवली को अपने कुत्सित उद्देश्य पूर्ति हेतु बंधक बनाकर रखा था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक स्वप्न था जो बार बार मेरे मस्तिष्क पटल पर उभरता रहता था। इस स्वप्न ने बहुत विचलित किया है मुझे। स्वप्न में दिखाई देता एक श्वेत अश्व, घने अंधेरे बिहड़ वन से गुजरता। वह श्वेत अश्व बिहड़ वन जो दुर्दांत परिकृष्टों से भरा हुआ है। घटनाओं के विस्तृत जानकारी हेतु पढ़े सर्वनायक विस्तार श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित भाग मौत का मैराथन विस्फोटन का आग्रम व विक्षेत्र संरक्षणम। परंतु उसे किसी का भय नहीं। उसे तो शायद अपने लक्ष्य तक पहुंचने की धुन सवार है। बस अपने और अपने लक्ष्य के बीच आने वाली किसी भी रुकावट, किसी भी बाधा को पार करने को तैयार था। वह खूंखार परिकृष्टों की सेना जो एक बार अपना शिकार किसी को बना ले तो यमराज भी उनके चंगुल से छुड़ा न पाए। उस अश्व का शरीर परिकृष्टों के दिए घावों का बोझ अब तक सहन नहीं कर सकता था। क्या यह स्याही अंधकार रूपी भीड़ के काल का ग्रास बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब दमनकारी इतना प्रबल हो जाए कि शारीरिक शक्ति जवाब दे दे, तब प्राणी की असल आत्मिक शक्ति का जागरण होता है। यह कोई साधारण अश्व नहीं है, तो कोई दिव्य अश्व है। इसके भीतर से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है, जो कि परिष्कृतों को जलाकर राख कर रहा है। परिकृष्टों की सेना को खाक कर देव अश्व आगे बढ़ रहा था अपनी मंजिल की ओर। क्या है उसकी मंजिल, या फिर कहूँ कौन है उसकी मंजिल? कुदुम। क्या यह मेरी कुदुम है? नहीं, यह कुदुम नहीं हो सकती। या तो फिर आखिर कौन है ऋषि कन्या? और इसकी शकल कुदुम छम्बी जैसी हूबहू क्यों मिल रही है? यह दोनों अत्यंत भाव विभोर होकर एक दूसरे से मिल रहे हैं, जैसे जन्मों के साथी हों। इनकी आंखों से बहती अविरल अश्रुधारा चीख चीख कर इनके प्रेम का उद्घोष कर रही है। एक क्षण, इस कंधार में कोई और भी है, समाधि लगाए हुए एक ऋषि। महर्षि धूम्र मसान। यह तो महर्षि धूम्र मसान है। महर्षि यहाँ क्या कर रहे हैं? महर्षि धूम्र मसान ऋषि कन्या को आंखों ही आंखों में कई आदेश दे रहे थे। यह क्या? ऋषि कन्या छुपा हुआ खंजर निकाल रही है। उसके चेहरे पर घोर वेदना के भाव। क्या यह? ओह नहीं, यह तो महर्षि धूम्र मसान के आदेश पर इस दिव्य अश्व का वध कर रही है, और वह भी देवराज इंद्र की उपस्थिति में। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। तिलस्मी की कुंजी। प्रत्येक तिलस्म में प्रवेश करने की एक कुंजी अर्थात चाबी होती है, जिससे कि उस तिलस्म का प्रवेश द्वार खुल जाता है। इन तिलस्म में भी प्रवेश करने के लिए हमें इसकी कुंजी तलाशनी होगी। सही कहा, कुंजी यहीं कहीं होगी। परंतु कहाँ तलाशेंगे हम कुंजी? कुंजी सदैव तिलस्म के प्रवेश द्वार के आसपास ही होती है, और उसे तलाशने का कार्य करेगा सम्मोहन सम्राट सुल्तान का यह मंत्र। युक्त दष्ट हष्ट कुंजी प्रत्यक्ष प्रकटी कृस्मरण। यह क्या हुआ? तिलस्मी ने सुल्तान श्री का मंत्र परिवर्तित कर दिया। आप ठीक तो हैं सम्मोहन सम्राट? हाँ, मैं ठीक हूँ। हमें कुंजी तक पहुँचने का कोई और मार्ग तलाशना होगा। यहाँ ऐसा कोई स्थान नजर नहीं आ रहा जहाँ कुंजी छुपाई जा सके। भोकाल व अन्य महानायकों की यह गगनचुंबी प्रतिमा है। अवश्य इनमें कोई भेद है। गगनचुंबी प्रतिमा है, अवश्य इनमें कोई भेद छुपा हुआ है। हो सकता है इस कुंजी इन्हीं में छिपी हुई हो।
मैं अभिमंत्रक बाण का प्रयोग करता हूँ। तिलस्म और उनसे जुड़ी सभी वस्तुएं अभिमंत्रित की जाती है। अभिमंत्रक बाण यहाँ मौजूद ऐसी किसी भी वस्तु या स्थान का पता लगा लेगा। परंतु श्रीमान धनुषा, यदि शूतांश्री के मंत्र की भांति आपका बाण भी आप पर ही पलट गया तो? ऐसा नहीं होगा। बाण सिर्फ अभिमंत्रित वस्तुओं की ओर ही जा सकता है। ओह, आसमान की ओर सीधा चलाया हुआ तीर पूर्वजों की प्रतिमाओं की ओर रुख कर रहा है। यानी वाकई ये प्रतिमाएं ही तिलस्म की कुंजी है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। प्रतिमाएं सचल होकर तीर पर वार कर रही है। हम इन पाषाण प्रतिमाओं में ही कुंजी तलाशनी होगी। ठहरो तुरीन। प्रहरा के रहते तुरीन पर कोई प्रहार करना असंभव नहीं। हमें एक साथ मिलकर इन प्रतिमाओं पर हल्ला बोलना चाहिए। सभी एक साथ आगे बढ़ो। ये प्रतिमाएं भी सम्मिलित होकर हम पर वार कर रही है। उफ, योद्धा के ढकमानगन से बचना, वरना पीस डालेगा हम सभी को। प्रचंडा के प्रचंड मुष्ट प्रहार से धरती में दरारें पड़ रही है। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। यक्ष धर्म। इस संसार का सृजन ही संघर्ष के लिए हुआ है। शक्ति जितनी बड़ी होगी, संघर्ष उतना ही जटिल होगा। दम लगा के हैच्छा। संघर्ष जितना जटिल होगा, उसे सिद्ध करने की इच्छा शक्ति उतनी दृढ़ होगी। जोर लगा के हैच्छा। इच्छा शक्ति जितनी दृढ़ होगी, उसकी परीक्षा भी उतनी कठिन होगी। हैच्छा हैच्छा। और परीक्षा जितनी कठिन होगी, समय उतना ही अधिक व्यय होगा। ये क्या बेवकूफ़ी लगा रखी है। दुनिया ख़त्म होने में चंद घंटों का फासला है और ये लोग रस्साकशी खेल रहे हैं। दिस इज sheer nonsense. We have to find some other way out. दुनिया को बचाने के लिए सुपर पावर्स और सुपर नेचुरल पावर को एकजुट होना ही होगा जेंटलमैन। विज्ञान की शक्तियों की हिमायत मैं भी हूँ, लेकिन मौजूद परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा भी यह मानना है कि अगर हमारे जिंदा बचने का कोई 1% भी चांस है तो ये अलौकिक शक्तियाँ ही है। इन्वेंशन कंट्रोल यूनिट की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ हुई थी कि धरती और मानव जाति को बचाना सर्वोपरि है, बाकी सब कुछ उसके बाद। यदि इस मंथन से ऐसी शक्ति निकलती है जो कि मानव जाति की रक्षा कर सके, तो मुझे इसे रोकने में कोई बुराई नज़र नहीं आती। और इस बात की गारंटी कौन करेगा कि तुम इन्वेजन कंट्रोल वाले मानव जाति की रक्षा के नाम पर अपना कोई उल्लू नहीं सीधा कर रहे? तुम्हारे प्रोफेसर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम घूम फिर एक ही बात पर लौट आते हो। दुनिया ख़त्म होने वाली है, चंद घंटे बचे हैं। सुपर विलेंस धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करेंगे। ब्ला ब्ला ब्ला। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। इस टीन के डब्बे के प्रोसेसर में ज़रूर कोई खतरनाक खुराफात चल रही है। मुझे इस पर नज़र रखनी होगी। ट्रांसमिट चैम्बर, मेरी आखिरी उम्मीद। क्या मैं उसे बुलाऊं? क्या ऐसा करना सही होगा? किसे बुलाने की सोच रहे हो प्रोबॉट? इन विलन्स पर भरोसा करके हमने गलती कर दी है। ये वे कीड़े हैं जो इंसानियत के मरने के बाद भी उसकी लाश को खा खा कर खोखला कर दें। अब मैं और हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, ना ही इन पर आश्रित रह सकता हूँ। प्रलयंका, नेचर डॉटर की क्या रिपोर्ट है? प्रलयंका ने प्रकृति, प्रकृत और प्रकृति की बेटी के साथ घटित पूरा वृत्तांत प्रोबोट को सुना दिया। दैट्स ए ग्रेट न्यूज़। पर धनंजय और नेचर डॉक्टर कहाँ हैं? स्वर्ण नगरी में। नेचर से डॉक्टर की शक्तियों और क्षमताओं को परखने और उसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने के लिए धनंजय को स्वर्ण नगरी की अति विकसित विज्ञान शक्तियों की ज़रूरत थी। धनंजय स्वर्ण नगरी की लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गई आपसे आगे के लिए निर्देश लेने। पर आप किस चिंता में हैं प्रोबोट? जब मेरे निर्देश पर तुम धनंजय को लेकर नेचर डॉटर को हासिल करने निकली, उसके बाद चंद ही घंटों में धरती पर उपस्थित महाशक्तियों के समीकरण काफ़ी बदल चुके हैं प्रलयंका। प्रोबोट ने संक्षेप में प्रलयंका को पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया।
आप ठीक कहते हैं प्रोबोट। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक भले ही असीमित रूप से शक्तिशाली ही सही, पर इनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है और ब्रह्मांड रक्षकों के जाने के बाद इन्हें संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। और यह इन्विजन कंट्रोल यूनिट भीतर ही भीतर अपना कोई चक्कर चलाने में लगी हुई है। धनंजय यदि समय रहते नेटवर्क डॉटर की शक्तियों को कंट्रोल करने में सफल हो जाता है तो उसकी सहायता से हम धरती का वातावरण सामान्य करके समय रहते विश्व आबादी को गर्भगृह से वापस धरती पर ला सकते हैं। पर मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि ऐसा करने के लिए हमें ऐसे नायकों की आवश्यकता है जो विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों को निर्देशित कर सके और रिविजन कंट्रोल यूनिट अन्य महाखलनायकों पर अंकुश लगा सके। पर ऐसे सुपर हीरोज कहाँ से आएंगे प्रोबोट जो ब्रह्मांड रक्षकों की जगह ले सके? आएंगे नहीं प्रियंका, बल्कि यहाँ मौजूद है, बस हमें उन्हें तलाशना होगा। वॉट? यह असंभव है प्रोबोट। आप जानते कि वे आप वापस आने के लिए कभी नहीं मानेंगे और हमें इसके साथ ही उन्हें वापस भी बुलाना होगा। उन्हें वापस आना होगा प्रियंका, समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ एक मशीन हूँ जिसे ज़रूरत पड़ने पर रिप्लेसमेंट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इंसानी दिमाग, उसकी तर्क शक्तियों और सबसे बढ़कर भावनाओं का संप्रेषण मैं नहीं कर सकता। मानव जाति अपने अस्तित्व की लड़ाई एक मशीनी रोबोट के सहारे नहीं जीत सकती। तुम लोगों को मुझसे बेहतर नेतृत्व की ज़रूरत है। प्रोफेसर के जाने के बाद आपने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी प्रोबोट। मैंने और परमाणु ने आपको कभी भी एक स्थानापन्न के रूप में नहीं देखा। आप हमेशा हमारे लिए हमारे जनक, हमारे संरक्षक का प्रतिबिंब रहे हैं। भावनात्मक रूप से भी जब कभी मुझे या परमाणु को प्रोफेसर की जरूरत पड़ी, हमेशा आपने हमें संभाला है प्रोबोट। आपका यह शरीर मशीन सही, पर आपके जज्बात इंसानों से कहीं बढ़कर हैं। मुझे आपके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है प्रोबोट, और अगर आज परमाणु यहाँ होता तो वह भी आपसे यही कहता और मैं उससे भी यही कहता कि उन्हें वापस बुलाने का समय आ गया है। प्रियंका को आप अपने हर फैसले में अपने साथ पाएंगे प्रोबोट। मेरे लिए क्या आदेश है प्रोबोट? प्रोबोट प्रियंका को निर्देश देता चला गया, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी यह अंदेशा नहीं था कि प्रोबोट के जूते में एक धूल के कण के बराबर डिवाइस चिपकी हुई थी जो कि उन दोनों के बीच हो रही सारी वार्ता को किसी और तक पहुंचा रही थी। ओह, यह टीन टप्पर तो बहुत खतरनाक प्लानिंग की है बेटा है। मुझे अपने पार्टनर को आगाह करना होगा। मैंने कहा था मुझसे कांटेक्ट मत करना। किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। बात ही ऐसी है कि तुम्हें उससे अवगत कराना बेहद ज़रूरी था। प्रोबोट और प्रियंका के बीच हुई वार्ता वंडर वुमेन अपने गुप्त पार्टनर को बताती चली गई। दिलचस्प, बेहद दिलचस्प। यानी हमें अपनी लाइन ऑफ एक्शन में थोड़े फेर बदलने होंगे। और इन्वेजन कंट्रोल यूनिट का क्या होगा? अभी हमें उनकी ज़रूरत है। अगर वे सफल हुए तो आगे हमारे काम आएंगे, वरना विलन्स के मरने पर वैसे भी कोई आंसू नहीं बहाता। समय की बिसात पर हर मोहरा अपनी अलग चाल चल रहा था, पर इनकी चालों से अलग नियति कोई और ही चाल चल रही थी। दम लगा के हुफ, इतना दम लगा लिया कि भूख लग गई है। हुफ, दिल करता है दाना वड़िक को भी समूचा ही निगल जाऊं। चेष्टा कर ले, बिना छिलके की गुठली तेरी चटनी बनाएगा अडिग। चटनी का नाम ना ले, कमबख्त भूख और भड़क जाएगी। शांत हो जाओ नाक प्रेती, मंथन पर ध्यान दो। हाँ, शांत हो जाओ, वरना तुम दोनों के क्रोध की गर्मी से समुद्र भी उबलने लगेगा। हा हा हा। मुझे तो पानी अभी से गर्म होता हुआ भी लग रहा है। मजाक नहीं, पानी वाकई गर्म हो रहा है। पानी का तापमान तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों बे अंगार, ये कहीं तेरी और सामरी की खुराफात तो नहीं? हम लोग मंथन कर कर के पसीने छोड़ रहे हैं, तुम दोनों कहीं पिछवाड़े से आग के गोले तो नहीं छोड़ रहे? बकवास बंद करो। यह तापमान हमारे कुछ किए नहीं बढ़ रहा है। समुद्र की ओर देखो, पूरे समुद्र से ऐसे बुलबुले और भाप उठ रही है जैसे पानी भरा पतीला आग कर चढ़ा दिया गया हो। उफ, अब क्या करें? समुद्र का पानी उबलने के स्तर पर पहुंच रहा है। इसमें खड़े रहना संभव नहीं है, मंथन करना तो दूर की बात। अवश्य ही यह संकेत है कि समुद्र मंथन से अगली अशुद्धि निकलने वाली है। मंथन रुकना नहीं चाहिए। यहाँ झांसा रुकने की नौबत आ रही है महात्मन। उबले अंडे और आलू जैसे उबलने वाले हैं हम सभी। अंडे और आलू? अबे मैं भूखा मरना नहीं चाहता। एक तो मंथन में हाथ बिजी होने से सुट्टा भी नहीं लगा पा रहा।
मेरी ज्वालो इंद्रिया किसी भी अति भयंकर ताप शक्ति के आगमन का संकेत दे रही है। किरगी, यह शक्ति सूर्य के समान ताप लिए हुए है। उफ, यदि ऐसी कोई महाशुद्धि मंथन से निकलने वाली है तो वह वाकई हम सबको उबाल कर रख देगी। मंथन संपन्न नहीं हो पाएगा। इससे बेहतर है कि हम मंथन छोड़कर उसका मुकाबला करें। नहीं, मंथन किसी भी स्थिति में नहीं थमना चाहिए। ठीक उसी क्षण समुद्र से फिर उठना शुरू हुआ तूफान। अशुद्धि बाहर निकलने ही वाली है। वाकई अगली अशुद्धि मंथन से बाहर आ चुकी थी। हा 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 हा, ज्वालावा का आह्वान किया है तुम मूर्खों ने। ज्वालावा का ताप इस संपूर्ण ग्रह को कुछ ही क्षणों में एक खोलता हुए लावे का गोला बना देगा और इसकी शुरुआत तुमसे होगी। उफ, यह तो बाहर निकलते ही पूरी पृथ्वी का ताप इस कदर बढ़ रहा है जैसे सूर्यदेव स्वयं धरती पर उतर आए हों। आह, अब और सहन नहीं कर सकते इसके ताप को। मेरे शरीर में कभी भी फोले पड़ने लगे हैं। वाकई इसकी ताप शक्ति जब मुझे विचलित कर रही है तो बाकी महाशक्तियों के लिए इसे झेल पाना नामुमकिन है। उफ, अब यह मंथन और नहीं किया जा सकेगा। यह मंथन नहीं रुकेगा। समुद्र की ऊपरी परत पर बर्फ जम रही है। आह, जिंदगी में पहली बार बर्फ तकलीफ की जगह राहत दे रही है। मैडम कोल्ड, तुम सभी के आसपास के एरिया का तापमान में संतुलित करने की कोशिश कर रही हूँ। इस ज्वाला का ताप इतना अधिक है कि इससे अधिक दायरे के ताप में सामान्य नहीं कर सकती। कुछ क्षणों के लिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं यह लोग वाकई मंथन रोक ना दें। अगर यह मंथन रुक गया तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन क्या यह शीत मानवी ज्वालाओं को संभाल पाएगी? हा हा हा, अति उत्तम। ज्वाला भी तेरी शक्तियों को परखना चाहता है। शीत शक्तियों को परखना चाहता है। सुंदरी, बता, क्या मेरे इस ताप का सामना कर सकती है तू? उफ, मेरी कोल्ड पावर मेरी शारीरिक ऊर्जा से ही संचालित होती है, जो कि अभी पूरी तरह मंथन करती महाशक्तियों को वातानुकूलित रखने में व्यय हो रही है। मैं इसके इतने तीव्र तापवार को ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकती। स्त्री पर वार करने वाले कायर, यदि मैं मंथन के बंधन में नहीं बंधा होता तो इसी क्षण तेरी यह लीला समाप्त कर देता। बहुत जीवट वाली है तू। तुझ जैसी सुंदरी पर तीव्र वार करते ज्वाला का कलेजा दुखता है, परंतु क्या करूं? मेरे पास नष्ट करने के लिए व्यर्थ समय नहीं है। आह, उफ, कोल्ड कमजोर पड़ रही है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मैडम कोल्ड की शक्तियाँ अति विकसित सही, परंतु वह इंसान है। वह इंसान ही इस ज्वाला का मुकाबला कोल्ड नहीं कर सकती। मुझ पर बेहोशी हावी हो रही है। मैं और सहन नहीं कर सकती, पर मैं इसे हार भी नहीं मान सकती। इस मंथन पर संसार को बचाने की उम्मीद टिकी है। मैंने उसे संदेश भेज दिया था, पर क्या वह समय रहते आ पाएगा? शायद नहीं। संभालो खुद को कोल्ड। मुझे आने में अधिक समय तो नहीं लगा। थैंक्स विर्गस, बस जान निकलने से पहले आ गए। बर्फ मानव, ओह, तो तूने अपने साथी को भी बुलाया हुआ है। लगता है तू अकेले नहीं मरना चाहती सुंदरी। हम दोनों की शक्तियाँ इसका सामना कर पाने के लिए ना काफ़ी है वर्गीस। जानता हूँ, इसलिए तो आने में वक्त लग गया। विश्व आबादी को गर्भगृह पहुंचाने के बाद हम भी सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़े थे महात्मन, परंतु इस यक्ष राक्षस के मंथन से निकलते ही संसार के सभी हिम पर्वत श्रृंखलाएं पिघलने लगी। मजबूरन हमें वापस आना पड़ा। इन्हें साथ देने के लिए मानना आसान काम नहीं था। इन्हें साथ देने के लिए मनाना आसान काम नहीं था। शीतनाग जाति, दोस्तों, ये जो नाग हैं ये शीतनाग जाति है, जो नागराज के विषपरस्त कॉमिक में भी है और साथ ही साथ और दूसरी कॉमिक्स में भी आई है। और एक शीतनाग तो खुद नागराज के अंदर भी रहता है, शीतनाग को मार करके। आह, शक्ति वाले नाग, शीत शक्ति वाले नाग। बहुत हुआ, बहुत समय व्यर्थ कर चुका मैं। अब यक्ष राक्षस ज्वाला अग्नि वर्षा करेगा इस धरती पर।
इसका आकार तो बढ़ता ही जा रहा है और इसके आह्वान पर पूरे आकाश में जलते अंगारे से लाल बादल छा रहे हैं। उफ, यह तो वाकई अग्निवर्षा कर रहा है। आह, कैसी अग्नि है, यह तो मुझे भी जला रही है। यह यक्ष अग्नि है सामरी। सामान्य अग्नि के गुण सात्विक होते हैं, परंतु यक्ष अग्नि के गुण तामसिक होते हैं। इसलिए यह अपने सामने पड़ने वाली किसी भी वस्तु को भस्म कर सकती है, देवताओं को भी। निंजा देव सही कह रहे हैं। हजारों वर्ष पूर्व यह ज्वालालक नामक यक्षराज देवताओं के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बना था। इसकी तामसिक यक्षअग्नि का सामना कोई भी देव शक्ति नहीं कर सकती थी। फिर इसे परास्त कैसे किया गया? दूसरे यक्ष राक्षस की शक्ति से। इसकी तामसिक शक्ति को सिर्फ दूसरी तामसिक शक्ति काट सकती है। अब इससे लड़ने के लिए दूसरा राक्षस कहाँ से आएगा? हमारे इवेजन कंट्रोल यूनिट में भी कोई राक्षस नहीं है। राक्षस के नाम पर तो हम सिर्फ चंडकाल को जानते थे और उसका अता पता अब तक CNN भी नहीं लगा पाई है। और जब तक पता लगाएगा तब तक हमारा बिना चिताओं के ही अंतिम संस्कार हो चुका होगा। हमें इन लोगों के चारों ओर बर्फ का एक आवरण तैयार करना होगा जिससे कि यह अग्निवर्षा इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा वर्गीस। हमारे द्वारा निर्मित आइस डोम इस अग्निवर्षा से पिघल जाएंगे। हम दोनों को ही अपनी शीत ऊर्जा निरंतर खर्च करते रहना होगा। यह अग्निवर्षा इस आइस डोम को पिघालती रहेगी और हम इससे बनाते रहेंगे। आक्रमण, खत्म कर दो इस यक्ष राक्षस को। हीम के बने हथियारों से तुम लोग ज्वाला का मुकाबला करोगे? तुम्हारा संहार करने के लिए ज्वाला के पास अग्निअस्त्रों की कोई कमी नहीं है। इसकी अग्निवर्षा और अग्निअस्त्र की हमारी शीत शक्तियाँ भी नहीं काट पा रही है। हा 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 हा। ज्वाला पराजय है। अब पूरी पृथ्वी ज्वाला की अग्निवर्षा से लावे की गेंद बन जाएगी। पूरी पृथ्वी ज्वाला की अग्निवर्षा की चपेट में आ रही थी। शीतनाग सेना भी ज्वाला का मुकाबला नहीं कर पा रही। चले थे मंथन करके अमृत निकालने, अपनी मौत का सामना निकाल बैठे हम। चले थे मंथन करके अमृत निकालने, अपनी मौत का सामान निकाल बैठे हम। पर यह नगीना मानस रूप में ध्यान क्यों लगाए हुए है? अंत घड़ी में अपने इष्ट देव को याद कर रही होगी। जिस्म जल के राख ही क्यों ना हो जाए, मंथन रुकना नहीं चाहिए। बुढ़ा पागल हो गया। मैं तो कहती हूँ मारो गोली अमृत को और समय रहते निकल लो यहाँ से। कोई फ़ायदा नहीं, भाग कर कहाँ जाएंगे? अग्निवर्षा तो पूरी पृथ्वी को चपेट में लिए हुए। हमारी आखिरी उम्मीद मंथन करना ही है। शायद इससे निकलने वाली अगली अशुद्धि ज्वालालाव की काट हो। ऐसा नहीं होगा। देवताओं के समांतर कोई यक्ष राक्षस ही ज्वालाओं का मुकाबला कर सकता है। फिर तो मौत मुबारक तुम लोगों को। कोई नहीं करेगा। मैंने उसका आह्वान किया है, वह अवश्य आएगा हमें बचाने। किसका आह्वान किया है तुमने नगीना? कौन है वह जो देवताओं के समांतर शक्तिशाली है? अपना यक्ष धर्म निभाने आ गया हूँ मैं। यक्ष राक्षस गरलगन, तूने इसका आह्वान किया है नगीना? और कोई मार्ग शेष न था। महात्मन, इसे अपने यक्ष धर्म का पालन करना ही होगा। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय आरंभ। सिविल वॉर भाग 1। आत्मघाती हैं हम। हमारा एक ही मकसद है, इस संसार को जलते हुए और मानव जाति को मरते हुए देखना। हम धर्म और मजहब के लिए नहीं लड़ते, नहीं लड़ते हैं अधिकारों के लिए। हम तो लड़ते हैं सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए। बचाओ बचाओ। जानते हो देश, सीमाएं, कानून, ये सब इतने आवश्यक क्यों होते हैं? क्योंकि इंसानों की यह फितरत नहीं है कि वे दुनिया के साथ मिलजुल कर रह लें। दुनिया को जोड़ने की कोई भी कोशिश सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देती है। विभिन्न सभ्यताओं के इंसान तो एकजुट हो ना पाए, पर देखो तुम इंसानों से ज़्यादा एकजुटता तो विभिन्न देशों और सभ्यताओं के आतंकवादियों में है। इंसानियत मतभेद पैदा करती है, पर हैवानियत एक दूसरे को जोड़ती है। आज कई हैवान अपने हैवानियत से एकजुट हुए हैं। आज नामो निशान मिटेगा इंसान और उनकी इंसानियत का। बड़ा गुरूर है तुम्हें अपनी हैवानियत पर। शायद इसलिए भूल गए कि अगर पूरी दुनिया के हैवानियत के सरमाया एकजुट हुए हैं तो इंसानियत के रखवाले भी एकजुट हुए हैं इंसानियत को बचाने के लिए। संसार भर के सैन्य बल एकजुट
तो कर लिए तुम लोगों ने, पर सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं। सैन्य शक्तियों को साझा कार्य करने के लिए लंबे अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि हर देश की सैन्य कार्य प्रणाली एक दूसरे से भिन्न है। बिना साझे अभ्यास और प्रशिक्षण के दुनिया भर की सेना एकजुट होकर काम नहीं कर सकती। तुम्हारी कार्य प्रणाली और भाषाएं बिल्कुल भिन्न है, जो कि तुम्हारे एक साथ मिलकर कार्य करने में बहुत बड़ा रोड़ा है। तुम लोग टीम की तरह कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। उफ, ये तो गुरिल्ला युद्ध कर रहे हैं। यह आतंकी भी तो अलग अलग देशों के हैं, फिर ये इतने सटीक तरीके से एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा कर कार्य कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इस दिन के लिए इन्हें वर्षों तक एक साथ प्रशिक्षित किया है। नोट: पाठक भ्रमित ना हो। बैलिस्टिक व विभिन्न आतंकी गुटों के साथ साथ सेनाओं की भाषा भी अलग अलग देशों से होने के कारण भिन्न है, जिन्हें पाठकों की सहूलियत के लिए हिंदी में प्रस्तुत किया जा रहा है। पोल्का ने द टेररिस्ट क्वीन पोल्का, जिसे नागराज भी मात नहीं दे पाया। पोल्का के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज के पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स कुंडली व ऐलान जंग श्रृंखला। नागराज से हुई मुठभेड़ के बाद में अंडरग्राउंड हो गई और वर्षों तक विश्व के विभिन्न आतंकी संगठनों को एकजुट करने का काम करती रही। इन्हें साझा प्रशिक्षण देने के साथ ही इनके लिए ऐसे आधुनिक अंतर्जैविक और रासायनिक हथियार तैयार किए जिनका मुकाबला खुद ब्रह्मांड रक्षक भी ना कर सके। मेरा उद्देश्य तो नागराज की आंखों के सामने उस दुनिया को तबाह करना था जिसे बचाने की उसने कसम खाई हुई थी। उसके बाद पोल्का नागराज को देती एक धीमी और दर्दनाक मौत, पर बेचारा की किस्मत में शायद आसान मौत लिखी थी, इसलिए पोल्का से सामने होने से पहले ही चल बसा नागराज। अब नागराज तो रहा नहीं, लेकिन दुनिया को तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इस बार अपने खास पार्टनर के साथ मिलकर मैंने एक विशेष जैविक हथियार बनाया, जिसका प्रयोग इससे पहले कि हम कर पाते एस्टेरॉयड बेल्ट पृथ्वी पर गिरने की खबर आ गई। ब्रह्मांड रक्षक को समेत सभी देशों के सैन्य दल भी विश्व आबादी को गर्भगृह पहुंचाने में जुट गए। कई टॉप लेवल के सुपर विलेंस भी 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली की तर्ज पर मुसीबत की घड़ी देखकर अपना ईमान धर्म भूल बैठे और दुनिया को बचाने में जुट गए। कुछ बी ग्रेड और सी ग्रेड विलेंस ने उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, पर विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों के आगे उनकी कोई औकात नहीं थी कि वो कुछ कर सकें। लेकिन उसी दौरान विश्व के कई सबसे बड़े आतंकी संगठन अपने फाइनल बैटल की तैयारी कर रहे थे। मेरे पार्टनर ने इन सभी बड़े आतंकी संगठनों के लीडर्स को एकजुट किया और हमने अपना प्लान तैयार किया। मेरा तैयार किया हुआ विशेष जैविक हथियार, जो कि सारी विश्व आबादी को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त था, उसे हमें गर्भगृह में लाना था। जाहिर है ऐसा ब्रह्मांड रक्षकों और विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों के होते हुए मुमकिन नहीं था। सभी आतंकी सेनाओं और उनके सरगनाओं ने आम सिविलियंस के वेश धरे और बेहद सूक्ष्म प्रोटेक्टिव वाइल्स में उस जैविक हथियार के अंश अपने शरीर में ट्रांसप्लांट करके विश्व आबादी के साथ यहाँ गर्भगृह में पहुँच गए। लाखों करोड़ों छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए जैविक हथियारों के कंटेनर्स, मशीनरी व अन्य हथियारों को गर्भगृह में ही चंद घंटों में अलग अलग स्थानों, अलग अलग हिस्सों में असेंबल कर दिया गया। तुम वॉर वाले सर खुजाते रहेगा कि भला इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग के बाद भी गर्भगृह में आतंकियों के पास अत्यंत हथियार कहाँ से आ गए। और हमारे सम्मिलित आतंकी संगठनों ने अपनी मुहिम शुरू भी कर दी। गर्भगृह के विभिन्न सेक्टर्स में वॉर को लड़ाइयों में उलझाए रखना उस मुहिम का छोटा सा हिस्सा था, ताकि तुम्हें हमारी असली प्लानिंग में रोड़ा लगाने का मौका ही ना मिले। गर्भगृह के अलग अलग सेक्टर्स में वॉर कमांडोज एक बेमतलब की लड़ाई लड़ते रहे और हमारे आतंकियों ने इसका फ़ायदा उठाकर पूरे गर्भगृह में वो जैविक बॉम्ब्स प्लांट कर दिए, जो मेरे एक इशारे पर पूरी विश्व आबादी को एक बेहद दर्दनाक मौत दे सकते हैं। या तो तुम नीम पागल हो या फिर हमें समझ रही हो। इस बंद गर्भगृह में अगर तुम लोगों ने जैविक हथियारों का प्रयोग किया तो तुम लोग खुद भी नहीं बच पाओगे। बिना पूरी बात जाने अपना तर्क पेश करने वाले मुझे नीम पागल नहीं, खानदानी काट के उल्लू नजर आते हैं।
जिनकी नस्लें इस दुनिया से जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा। बट ऑब्वियस सी बात है कि इस जैविक हथियारों से हम अपने बचाव का इंतज़ाम करके आए हैं। वह इंतज़ाम क्या है इसकी तू चिंता मत कर। तू उस अंजाम की चिंता कर जो तेरी नस्लों और विश्व आबादी को होने वाला है। यह उस जैविक हथियार का छोटा सा नमूना है जो मानव जाति के विनाश का कारक होने वाला है। उफ, यह तो ऐसे पिघल रहे हैं जैसे यह नागराज का विष हो। हा 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 हा, सही समझता है तू। यह नागराज का विष ही है जिसे मेरे विज्ञान ने परिष्कृत रूप देकर यह जैविक हथियार तैयार किया है। जरा सोचो, इस बंद गर्भगृह के हर चप्पे चप्पे पर जब ये परिष्कृत जैविक राशन फैलेगा तो क्या होगा। धरती का गर्भ इंसानी लोथड़ों से भर जाएगा। हैवानियत की पराकाष्ठा है ये। हैवानियत तो अब शुरू होगी, मेरे जीवित रहते नहीं। तू कोई साधारण सैनिक नहीं लग रहा। कौन है तू? मौत का कोई नाम नहीं होता, फिर भी तुझ जैसे अकल के अंधे मुझे बीडी के नाम से जानते हैं। हा 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 हा, संसार के सबसे बड़े आतंकी संगठन की मास्टरमाइंड को एक अंधा रोकेगा। हौसले अगर बुलंद हो, इरादे अगर अटल हो तो तूफानों के रुख भी तिनकों से मुड़ा करते हैं देवी जी। सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं, उछल कूद भी अच्छी कर लेते सूरदास, पर अफसोस दिमाग का इस्तेमाल अभी भी नहीं किया। अखरोट खाया करो, दिमाग भी तेज होता है और आंखों की रोशनी भी। उप्स, खैर, खुद पर तरस खाओ और बंद करो यह उछल कूद। तुम वायर वाले लाख कोशिश कर लो पर हमारे जैविक हमले को कोई नहीं रोक सकते। यह डिवाइस मेरी आवाज़ से चलित होकर एक कमांड देगी जो कि पूरे गर्भगृह में प्लांट किए हुए बायोलॉजिकल बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देगी, और यह कमांड तू कभी नहीं दे पाएगी। तिनकों से तूफान रोकने की बातें किताबों में ही अच्छी लगती है बीडी, हकीकत में तो हम वह तूफान है जो कायनात को भी तिनका बनाकर फना कर दें। बिल्कुल सही समय पर आए पार्टनर। ये है विश्व आतंकवाद, जगत के सभी संगठनों के एकजुट करने वाले और इस पूरे प्लान के को मास्टरमाइंड और मेरे पार्टनर किंग कोबरा, सिंडिकेट के हेड द ग्रेट किंग कोबरा। चतुर्थ अध्याय समाप्त। सर्वनायक नवम खंड समाप्त। कथा जारी रहेगी सर्वव्यूह में।